जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोशिका जो सेल चैप्टर है उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों जो कोशिका की खोज की थी, सिंपल क्वेश्चन है, हम चलेंगे तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और जो ये साइटोलॉजी शब्द था, अगर पूछा जाता है किसने दिया था, तो हॉटविंग ने क्या दिया था? इस साइटोलॉजी शब्द को दिया था हॉटविंग ने। किसने दिया था? हॉटविंग ने दिया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक स्वानसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका, अगर पूछे भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को पूरे माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, पहले भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था। दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, इसने कोशिका का वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। किस में किया था? माइक्रोग्राफिया में इसका क्या किया था? वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका परिमाप कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। और सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा ग्लैक्सोप्टिकमा होता है। इसका जो व्यास होता है 0.1 से क्या होता है? 0.5 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, यही माइकोप्लाज्मा ग्लैक्सोप्टिकमा। आरबीसी जो होती है दोस्तों, आरबीसी क्या होती है? फीमेल की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। अगला क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा था। दोस्तों जो कोशिका को कोशिका को क्या कहा था? जीवन की इकाई कहा था, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहा था। किसने कहा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका को जीवन की इकाई कहा था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पादप कोशिका है। दोस्तों जो सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है बोमेरिया फाइबर होती है। क्या होती है? बोमेरिया फाइबर सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, एस्टिबुलेरिया जो है दोस्तों सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप शैवाल, अगर पूछे कौन से शैवाल वाले चैप्टर में मैं बताया था इसको, तो एक कोशिकीय सबसे बड़ी जो पादप शैवाल है वो एस्टिबुलेरिया है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो फीमेल की ओवम है। जो सबसे छोटी कोशिका है वो स्पर्म है, जो कि क्या पाई जाती है? पुरुषों में, और ये फीमेल में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। और आरबीसी मैंने बताया कि फीमेल में सबसे छोटी कोशिका है, तो फीमेल जो मेल होगा, मेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो ये तंत्रिका कोशिका मेल की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग समझते जाना। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था श्लाइड और स्वान ने किया था। कब किया था? 1893 में दिया था। किसमें दिया था? द सेल के नाम से दिया था। द सेल के नाम से दिया था। और इन्होंने कहा था जो कोशिका होती है ओमनी सेलुला ई सेलुला होती है, अर्थात कहने का मतलब था पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ है, प्रोकैरियोटिक है, वायरस है, और वायराइड्स है, प्रियन है। ये सारे क्या हैं दोस्तों? कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। ठीक है, यानी अपवाद कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला का पालन नहीं करते हैं।
अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें बिना हिस्टोन के इकरा कहाँ है, इकरा डीएनए, बिना हिस्टोन के इकरा डीएनए पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है हिस्टोन होता है और दोहरा डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन से ही दोहरा डीएनए पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों जो सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। और सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, तो एक पॉलीसैकेराइड क्या है, प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये मैं कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ाया था जहाँ पे जैव अणु पढ़ाया था, ठीक है, कि पॉलीसैकेराइड का प्रकार का क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। और धरती पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो सेलुलोज है। मृत होता है ये, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है, पानी या जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धरती पर, ये आ गए, धरती पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो सेल्यूलोज है, मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, कोशिका ओमनिस सेलुला ई सेलुला होती है, यह विचार दिया था। दोस्तों मैंने कहा था 1893 में स्लाइड और फान ने कोशिका सिद्धांत को द सेल के नाम से प्रतिपादित किया था। इसका इन्होंने कहा था कोशिका ओमनिस सेलुला, ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन यह विचार दिया किसने था, तो दोस्तों ये विचार दिया था विर्चाउ ने। किसने दिया था, विर्चाउ ने ये विचार दिया था। अगला क्वेश्चन, घास को छूने पर चुभन किसके कारण होती है। दोस्तों जब हम घास को छूते हैं तो वहाँ पे एक दरदरापन लगता है, ये चुभन किसके कारण होती है, घास को छूने पे जो चुभन होती है वो सिलिका के कारण होती है। किसके कारण होती है, सिलिका के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। दोस्तों पादप कोशिका में जो कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो केंद्र से परिधि की तरफ होता है। किससे होता है, केंद्र से परिधि की तरफ होता है और सेल प्लेट, कोशिका प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो परिधि से केंद्र की तरफ होती है और इन्वेगनेशन के द्वारा या संकीर्णन के द्वारा होता है। ये दो अलग अलग मुख्य अंतर हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के। अगला क्वेश्चन, हरित लवक को पत्तियों से किसकी सहायता से अलग करते हैं। दोस्तों मैंने हरित लवक वाला स्पेशल वहाँ पे सारे वर्णकों को जितने भी लवक के प्रकार हैं वो सारा स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के हरित लवक को देख सकते हो। तो हरित लवक को पत्तियों से अलग जो किया जाता है वो एसीटोन की सहायता से, ऑप्शन ए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क किससे होता है। दोस्तों पादप कोशिकाओं में दो कोशिकाओं के मध्य जो संपर्क करता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा करता है। जबकि जंतु कोशिका में जो दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क होता है वो डेस्मोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो पाए जाते हैं जीव ये कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में घुले खनिज और गैसों की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। दोस्तों जल में घुले खनिज और गैसों की पारगम्यता को नियंत्रित कोशिका कला करती है या सेल मेम्ब्रेन कर जिसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको नियंत्रित करती है खनिज और गैसों की पारगम्यता को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन कहलाता है। दोस्तों कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो गमन होता है वो सक्रिय अभिगमन कहलाता है, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है, अधिक से पॉजिटिव से अधिक से नेगेटिव की तरफ जो होता है वो निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। तो याद रखना सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्वारा बाहरी पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है। दोस्तों कोशिका द्वारा बाहरी पदार्थों को ग्रहण करने की जो क्रिया है एंडोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। लेकिन याद रखना जब कोशिका पदार्थों को ग्रहण करती है किसके रूप में, द्रव के रूप में ग्रहण करती है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और जब ठोस के रूप में ग्रहण करती है तो इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब ठोस के रूप में ग्रहण करती है तो फैगोसाइटोसिस कहलाता है, और इस समय बनने वाली रचना फैगोसोम्स कहलाती है। और द्रव के रूप में जब ग्रहण करती है तो पिनोसाइटोसिस कहलाती है, और इसमें बनने वाली जो रचना होती है पिनोसोम्स कहलाती है। याद रखना ये तीनों चीज़ों को, एंडोसाइटोसिस ग्रहण करने की, ठोस के रूप में फैगोसाइटोसिस, द्रव के रूप में पिनोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। मैंने कहा था कि पादप कोशिकाओं में दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क करने का काम कौन करती है, प्लाज्मोडेस्माटा करती है। और जो प्लाज्मोडेस्माटा किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोशिका कला में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कोशिका कला में पाए जाते हैं, कोशिका कला में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। या अगर पूछा जाए कि प्लाज्मोडेस्माटा किस में पाए जाते हैं तो कोशिका कला में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, कोशिका कला का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? देखो दोस्तों, कोशिका कला के 3 मॉडल दिए गए हैं, ठीक है, 3 मॉडल। कोशिका कला का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था वो रॉबर्टसन ने दिया था। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। कोशिका कला का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, फ्लूइड यानी बांसुरी, और काम प्रयोग कौन करता है? सिंगर और नेल्सन। तो सिंगर और नेल्सन ने क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और कोशिका कला का बायोमोलिक्यूलर जो मॉडल दिया था तीसरा, वो डैनिली और डॉप्सन ने दिया था। ये 3 मॉडल बार बार पूछता है। जो क्या दिया था इसका, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और नेल्सन ने दिया था, और बायोमोलिक्यूलर मॉडल डैनिली और डॉप्सन ने दिया था। ये तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो। अगला क्वेश्चन, अंतःपर्दव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉटर ने क्या की थी? अंतःपर्दव्य जालिका की खोज की थी। और जो ये अंतःपर्दव्य जालिका होती है ये प्रोकैरियोटिक में, भ्रूण में, अंडे में और आरबीसी में नहीं पाई जाती। पूछ सकता है कि किस में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक में, भ्रूण में, आरबीसी में और अंडे में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतःपर्दव्य जालिका किस, अच्छा वही आगे, किस में नहीं पाई जाती है? तो इन सभी में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतःपर्दव्य जालिका का अंदर का भाग कहलाता है। दोस्तों जो अंतःपर्दव्य जालिका होती है, अंतःपर्दव्य जालिका दोस्तों क्या होती है? जो ये कोशिका है और ये केंद्रक है, कोशिका कला और केंद्रक के मध्य क्या करती है? आयनों का आदान प्रदान करती है, इन दोनों के मध्य। इसका जो अंदर का भाग होता है ये भाग कहलाता है ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है। क्या, किसके नाम से? ल्यूमेन का नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतःपर्दव्य जालिका निम्न में से किस कोशिकांग का निर्माण करती है? तो दोस्तों ये गोल्जी काई का निर्माण करती है, गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है, अंतःपर्दव्य जालिका करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाती है। दोस्तों कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? अंतःपर्दव्य जालिकों को कहा जाता है। और रेखित पेशियों में इसे सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नए प्रोटीन को निश्चित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। दोस्तों जो नए प्रोटीन को निश्चित, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है, नए प्रोटीन को निश्चित अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो अंतःपर्दव्य जालिका करती है, जो नए प्रोटीन को निश्चित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, जिन अंतःपर्दव्य जालिका के बाहरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है वो कहलाता है। दोस्तों देखो जो अंतःपर्दव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है? 2 प्रकार की होती है, SER और RER, SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों जिन अंतःपर्दव्य जालिका के बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, या इसे चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका कहते हैं। और दूसरी जिसके बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं रुक्ष अंतःपर्दव्य जालिका कहलाती है, ठीक है। 2 टाइप समझ लो। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली की जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? SCR पाया जाता है। जबकि जो RER होता है, रुक्ष अंतःपर्दव्य जालिका जो होती है, ये इंसुलिन और WBC का निर्माण करती है। इंसुलिन मधुमेह का मुख्य कारण है, और WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो उनमें क्या करती है? उनका निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में हार्मोन का संश्लेषण करती है। दोस्तों मस्तिष्क में जो हार्मोन का संश्लेषण करती है वो कौन करती है? तो वो SCR करती है, मस्तिष्क में हार्मोन का संश्लेषण करती है। और यकृत कोशिकाओं में क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया को भी SCR करता है। अगला क्वेश्चन, गोल्जी काई की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कैमिलो गोल्जी, कहाँ पे? कैमिलो गोल्जी ने की थी। और किसमें की थी? तो उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज बता चुका हूं। अंतःपर्दव्य जालिका पोर्टर ने। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। दोस्तों जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है वो गोल्जी काई को कहा जाता है, और अंतःपर्दव्य जालिका को कंकाल तंत्र कहा जाता है। इससे पहले बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बोला हूँ कि जिससे याद हो, ठीक है। गोल्जी काई कोशिका का ट्रैफिक पुलिस हो गया, ठीक है। गोल्जी काई को ही दोस्तों लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसमें अनेक गोल्जिकाई पाए जाते हैं? दोस्तों जनरल रूप से एक कोशिका में एक गोल्जिकाई पाया जाता है, लेकिन पैरा अमीबा में 2 गोल्जिकाई पाए जाते हैं, और स्ट्रोमिक्सा अमीबा में 2 से अधिक अनेक गोल्जिकाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्ट्रोमिक्सा अमीबा।
अगला क्वेश्चन, कोशिका का विनिर्माण और परिवहन केंद्र कहलाता है। तो गोल्जी इकाई को कोशिका का विनिर्माण और परिवहन केंद्र कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसी को कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जनरल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में गोल्जी इकाई कहलाता है। दोस्तों जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन, कोशिका का मुख्य श्रवण अंग कहलाता है। तो गोल्जी इकाई क्या है? कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है। ठीक है, कोशिका का मुख्य श्रवण अंग क्या है? गोल्जी इकाई है। और दोस्तों शुक्राणु में ये क्या करता है? शुक्राणु के निर्माण में एक्रोसोम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन यही हो गया, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी इकाई करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को शुगर से जोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों प्रोटीन से शुगर को जोड़ने का काम गोल्जी इकाई करता है। इससे पहले क्वेश्चन बताया था प्रोटीन को निश्चित अंगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? अंतःप्रद्रव्य जालिका कर रही थी। देखो प्रोटीन को शुगर से जोड़ गोल्जी इकाई रहा था और निश्चित अंगों तक अंतःप्रद्रव्य जालिका पहुंचाती है, क्योंकि ये क्या करती है? केंद्रक और कोशिका के मध्य आयनों का आदान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। दोस्तों कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण कौन करती है? तो गोल्जी इकाई करती है। अगला क्वेश्चन, गोल्जी इकाई की कार्यात्मक इकाई है। दोस्तों गोल्जी इकाई की जो कार्यात्मक इकाई है वो सिस्टर्नी है। क्या है? सिस्टर्नी है। एक गोल्जी इकाई में सिस्टर्नियों की संख्या होती है। दोस्तों गोल्जी इकाई में, एक गोल्जी इकाई में जो सिस्टर्नियों की संख्या होती है 4 से 12 होती है। और इन सिस्टर्नियों की जो मोटाई होती है 60 से 70 एंगस्ट्रॉन के होती है। पूछ सकता है जो इनकी चौड़ाई होती है 150 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, और दो सिस्टर्नियों के बीच की जो दूरी होती है 200 से 300 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है। इसे इंटरसिस्टर्न स्थान भी कहा जाता है। इन तीनों फैक्टों को याद रखना। अगला क्वेश्चन, कैंसर कोशिकाओं में वर्णक का निर्माण करती है। दोस्तों कैंसर कोशिकाओं में जो वर्णक का निर्माण करती है तो वो कौन करती है? तो वो गोल्जी इकाई करती है कैंसर कोशिकाओं में वर्णक का निर्माण। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। दोस्तों जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करती है? तो वो भी गोल्जी इकाई करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज की थी। दोस्तों लाइसोसोम की खोज सीबी डुब्बे ने की थी। किसने? सीबी डुब्बे, सबको ले डुब्बे। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से लाइसोसोम को नहीं कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम को क्या नहीं कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है, डिस्पोजल बैग कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस नहीं कहा जाता है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? अभी बताया था मैंने, गोल्जी इकाई को कहा जाता है। किसको? गोल्जी इकाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो केंद्रक का अध्ययन कहलाता है वो कैरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो कौन सा है? केंद्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यही सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज ऑर्किड पौधे के निम्न भाग में की गई। दोस्तों जो केंद्रक था, केंद्रक की खोज किसने की थी? पहली चीज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसमें की थी? ऑर्किड पौधे में की थी। और ऑर्किड पौधे के किस भाग में की थी? तो ऑर्किड पौधे की जड़ में की थी। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक आनुवंशिकता का कारण है, इसकी खोज की थी। दोस्तों केंद्रक आनुवंशिकता का कारण है, इसकी खोज हॉटविंग ने की थी। किसने की थी? हॉटविंग ने की थी। और ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होने के साथ साथ क्या है दोस्तों? कोशिका का ब्रेन भी कहलाता है, कोशिका का मैनेजर भी कहलाता है। कोशिका का ब्रेन, मैनेजर, ठीक है, कि किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाती है। दोस्तों जो राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाती है, केंद्रक को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? केंद्रक को क्या कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रिका को, सॉरी, केंद्रिका को कहा जाता है। और जो केंद्रिका की खोज थी फोंटाना ने खोज की थी इसकी, और बोमेन ने इसका नामकरण किया था। किसने? फोंटाना ने खोज की थी और बोमेन ने नामकरण किया था। राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है? दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है वो कोशिकांग है राइबोसोम। और इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है?
यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है। यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइबोसोम को जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। केंद्रक को ब्रेन, मैनेजर सबसे बड़ा कोशिका, अंतःपर्दजालिका को कंकाल तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखो यहाँ पे आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि जिस कोशिका में रहती है उसी का भक्षण करना शुरू कर देती है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। डिस्पोजल बैग भी उसी को कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस गोल्गी इकाई को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अब देखो, प्रोटीन को शुगर से जोड़ने का काम करता है गोल्गी इकाई। प्रोटीन को निश्चित अंगों तक पहुंचाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। ये अलग अलग क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 70S राइबोसोम में प्रोटीन अणु का अनुपात होता है। दोस्तों ये एक चीज़ याद रखना, जो राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के, 70S और 80S होते हैं। जो 70S होता है उसमें बड़ा भाग 50S और छोटा भाग 30S होता है। 80S वाला जो होता है 40 और 30 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएँ होती हैं इनमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, जो इनमें आरएनए होता है 70S राइबोसोम में, वो होता है 23S और 16S आरएनए होता है, और प्रोटीन अणु का अनुपात 2:1 होता है। जबकि 80S राइबोसोम में आरएनए का जो साइज होता है 28S और 18S आरएनए होता है, और प्रोटीन अणु का अनुपात 1:1 होता है। इस पूरे डायग्राम को याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 80S राइबोसोम में आरएनए होता है, वही आ गया 80S आरएनए में 80S राइबोसोम में जो आरएनए होता है वो 28S और 18S आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की गई थी यकृत पेशियों में की गई थी, ठीक है, यकृत पेशियों में की गई थी। जबकि अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है, तो हृदय पेशियों में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। खोज किसमें की गई? यकृत पेशियों में। किसने की थी? अल्टमान ने खोज की थी। नामकरण किसने किया था? बेंडा ने इसका नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के अणु बनते हैं, तो एक अणु से ग्लूकोज के 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ये एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए कोशिका को क्या कहलाता है? पावर हाउस भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही बायोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? अभी बोला मैंने, कहाँ है? प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला था किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम की फैक्ट्री किसको? केंद्रिका को। आत्मघाती थैली किसको? लाइसोसोम को। ये दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कॉट व्हील्स रचना प्रकट करता है। दोस्तों कॉट व्हील्स रचना कौन प्रकट करता है? तो जो कॉट व्हील्स रचना प्रकट करती है वो तारक इकाई क्या करती है? कॉट व्हील्स रचना प्रकट करती है।